नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मद्रास। दोस्तों, अपने एनसीईआरटी क्लास 9 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 2 भारत के भौतिक स्वरूप को। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाकर भूगोल के चैप्टर फर्स्ट को आप देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे इसमें आए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आप सही प्रकार से समझ सकें। और इस वीडियो को एक या दो बार ज़रूर देख लें, जिससे इसमें आए सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको सही तरह से तैयार हो सके, जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के भूगोल के चैप्टर 2 को भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ने और समझने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको एक तरफ से नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर हमारा है भारत का भौतिक स्वरूप। तो प्यारे बच्चों, भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यानी कि भारत की जो स्थल की आकृति है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी आपको कहीं पर मैदान देखने को मिलता है, कहीं पर पठार मिलता है, कहीं पर पर्वत और कहीं कहीं पर आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है। मतलब कि इतनी सारी जो विभिन्नता है केवल भारत देश में है। अगर भारत की तुलना में अगर देखा जाए अन्य देशों में, तो कहीं कहीं पर आपको केवल पर्वत ही देखने को मिलता है, कहीं आपको पठारी देखने को मिलता है। लेकिन ये सब सारी जो भिन्नता जो है ये केवल भारत में ही आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी आपको मिल जाएगा, पर्वत, पठार, रेगिस्तान। अगर आप विशाल क्षेत्र यानी कि आप मैदानी क्षेत्र में अगर रहते हैं तो आप अच्छे प्रकार से क्या है, भली भांति मैदानों से आप परिचित होंगे। लेकिन अगर आप देखा जाए तो अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको क्या है, पहाड़ियों से और क्या है, ढलानों से भी आप भली भांति परिचित होंगे। और साथ ही साथ क्या है, हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। यानी कि भूमि की जो आकृति है यहाँ पर क्या है, सभी प्रकार की, जैसे आप पर्वत कहीं है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, यानी कि रेगिस्तान और द्वीप समूह। आप जानते हैं कि भारत में क्या है, दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और भारत क्या है, भारत की जो भूमि है ये क्या है, अधिक क्या है, भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी क्या है, विभिन्नता है। तो साथ ही साथ इसको भी आप जानते चलें। अब क्या है, प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा है, ये क्या है कि पृथ्वी सतह का ये क्या है, प्राचीनतम भाग है। यानी कि जो हमारे यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार है ये क्या है, पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। साथ ही साथ हिमालय एवं उत्तरी जो मैदान है ये सभी क्या है, ये स्थल की जो आकृति है ये नवीन है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम जो भाग है ये क्या, पठार होते हैं, और जो हिमालय पर्वत और ये मैदान है ये क्या है, नवीन है। अब यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारी वीडियो है ये आपकी क्या है, ओल्ड और न्यू दोनों बुकों का मिश्रण है। यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो नई बुक है, जो नई एडिशन है 2020-21 है, इसमें क्या है कि कुछ फैक्ट को हटा दिया गया है। जहाँ पर हमने लिखा है कि ओल्ड एडिशन, तो ये सारे हमारे क्या है कि जो ओल्ड एडिशन है ये क्या है, पुरानी बुकों। तो जो आपके ये पुरानी बुकों का है ओल्ड एडिशन हमने यहाँ पर लिख रखा उस पेज पे। तो आपको चाहे तो इस पेज को आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपको अगर इस बुक में ये सारे जो फैक्ट हैं तो आपको थोड़ा बहुत जान लेना ज़रूरी है। जानकारी के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। यानी कि जो यहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। शैल का मतलब होता है चट्टानें, जिनमें से कुछ क्या संगमरमर की तरह कठोर भी होते हैं और कुछ क्या सेलखड़ी की तरह मुलायम होती है। आज संगमरमर का जो प्रयोग होता है, आपने देखा है कि यह इसका उपयोग क्या है, ताजमहल के निर्माण में हुआ है। और सेलखड़ी का जो प्रयोग होता है ये टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। तो साथ ही साथ इसको भी आप देखें। और एक स्थान से क्या होता है कि दूसरे स्थान पर जो मिट्टी है इसमें भी क्या है, आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी कि कहीं कहीं पर जो मिट्टी है वहाँ पर क्या है, उसकी जो है कई चट्टानों से बनी हुई है, कहीं काली मिट्टी है। मतलब यानी कि हर प्रकार की जो मिट्टियों में भी विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। अब भारत हमारा क्या है, एक विशाल भूभाग है जिसका जो निर्माण है विभिन्न क्या है, भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। यानी कि इसके जो उच्चावच हैं, यानी कि कहीं
ऊपर ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो इस तरह क्या इसको क्या है प्रभावित करते हैं। और ये क्या है भूगर्भीय जो निर्माणों के जो अतिरिक्त जो कई अन्य भी क्रियाएं थी जिसके कारण क्या है जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा जो ये उच्चावच है इसका जो निर्माण हुआ है या संशोधन हुआ है, तो ये किससे हुआ, जैसे अपक्षय की क्रिया से, अपरदन के तथा निक्षेपण की, इन सब क्रियाओं के द्वारा क्या है जो वर्तमान हमारा जो है उच्चावच है ये इनका जो निर्माण हुआ है। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं प्लेट के बारे में। प्लेट यानी कि खाना खाने वाली प्लेट नहीं है। प्लेट का अर्थ होता है जो ज़मीन का टुकड़ा, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है ये सात बड़ी प्लेट एवं कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है, प्लेट का मतलब कि जिससे कि जहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है सबसे ऊपरी भाग है, उसी के नीचे क्या है कि ये सात बड़ी प्लेटों और छोटी प्लेटों से ये मिलकर बनी है। अब इन प्लेटों में क्या है हलचल भी होता है, हलचल यानी कि गति होती है। और प्लेटों की गति के कारण ही क्या है प्लेटों के अंदर और ऊपर क्या होता है जो स्थित महाद्वीप हैं और इनके जो सेलों में क्या होता है ये दबाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है क्या कि बल पड़ता है। अभ्रंशीकरण, भ्रंशीकरण का मतलब होता है उसमें जो गैप होता है, एवं क्या है ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। यानी कि जब उनमें बल पड़ता है और उनमें गैप होता है तो फिर ये होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अब इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो सात जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, यानी कि जो पूरा महाद्वीप है आपका, जो सातों महाद्वीप है ये क्या है अलग अलग प्लेटों पे क्या है स्थित है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, आर्कटिक प्लेट है। तो यानी कि जो हमारी पृथ्वी या क्या या प्रॉपर्टी उसकी जो है ये सात बड़ी प्लेटों से बनी है और कुछ अन्य छोटी प्लेटें हैं। अब इन प्लेटों की जो गति है किस प्रकार की है इसे हम देखते हैं। तो ये जो प्लेटों की जो गतियाँ होती हैं ये तीन प्रकार की गति होती हैं, अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। तो देखते हैं किस प्रकार से ये गतियाँ करती हैं। तो इसकी जो पहली गति है, यानी कि जो हम अभी ये सब पढ़ रहे हैं, ये आपकी क्या है ओल्ड बुक का है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है चाहे ओल्ड बुक का हो या न्यू बुक का है। मतलब कि न्यू बुक में जो भी सारे दे रखा है आपको भी इससे ही सारे मैटर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा क्या है आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बुक में है तो आपको पढ़ना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो जो हमारी पहली गति है ये क्या है अभिसारी। तो इसमें होता क्या है कि जो दो प्लेट होती है ये आपस में क्या है कि एक दूसरे के बहुत करीब आती हैं। जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो ये होता क्या है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, यानी कि एक प्लेट जो दूसरे प्लेट के नीचे या तो दब जाती है, जिससे होता क्या है कि एक दूसरे के करीब आती हैं। फिर क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो या तो वो अक्सर टकरा कर टूट जाते हैं या तो होता है कि वो एक दूसरे के नीचे दब जाती हैं। अब क्या होता है कि एक दूसरे के नीचे दबने के कारण क्या होता है कि पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे होता है ये मान लीजिए ये प्लेट है, तो ऐसे से एक दूसरे की जो नीचे दबेगी तो इस तरह क्या है पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसे भी आप देखेंगे चित्र में, आप देख पा रहे हो कि एक प्लेट जो है हमारी ये दूसरे प्लेट के नीचे दब गई है। अब प्लेट का जो दूसरी गति है अपसारी है। इसमें होता है कि जो एक प्लेट होती है दूसरे प्लेट से क्या है दूर जाती है, यानी कि एक प्लेट जो है एक दूसरे प्लेट से क्या है दूर जाती है। तो इससे होता क्या है कि ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो इसमें होता क्या है कि इनमें भ्रंश पैदा होता है। भ्रंश यानी कि जो गैप होता है गैप मिल जाता है, जिससे होता क्या है कि पृथ्वी का जो लावा है ये क्या है ऊपर, जो पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है ये क्या आता है ऊपर आता है। फिर प्लेट की जो तीसरी गति है जिसे कहते हैं रूपांतर। इसमें होता क्या है कि जो प्लेट है ये एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में गति करती है, यानी कि विपरीत दिशा में क्या है ये गति करती है। और फिर इससे क्या होता है भूकंप क्या है आ सकता है। जैसे कि जब दो भूमि के जो टुकड़े होते हैं ये आपस में जब रगड़ खाते हैं तो क्या अक्सर कंपन होता है। यानी कि जब दो जमीन का टुकड़ा है ये आपस में अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं या जैसे भी होता है, तो ये आपस में जब कभी अगर रगड़ खाते हैं तो इसमें क्या कंपन आता है। जब कंपन आता है तो फिर इससे क्या होता है कि भूकंप आता है या भूकंप के झटके महसूस होते हैं।
और वर्तमान समय में हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं या महाद्वीप पे रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें पहले वो एक ही या अलग अलग इसी प्रकार, ऐसा नहीं कि पहले भी वो साथ ही महाद्वीप थे। पहले क्या था कि सारे जो जो महाद्वीप हमारा है वो सभी क्या है, एक ही द्वीप का हिस्सा था। जैसे आप चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या पहले चित्र में क्या है, इस द्वीप की या महाद्वीप की जो स्थिति किस प्रकार की थी, और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग टुकड़ों में बिखर के क्या अलग अलग महाद्वीप के रूप में हम इसे जानते हैं। तो सबसे जो प्राचीन जो भूभाग है, अर्थात जिसको हम कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग जो कहते हैं, ये क्या है, गोंडवाना भूमि का ही एक क्या हिस्सा था। गोंडवाना जो भूभाग है या विशाल क्षेत्र इसका है, ये क्या है कि इसमें कौन कौन से आते थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इस सारे क्या इसमें शामिल थे। अब प्लेटों की गति के कारण ही क्या हुआ था कि भारत जो गोंडवाना है ये भूमि से अलग हो गया था। यानी कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो थी, ये दोनों क्या एक ही प्लेट पे स्थित थी। अभी क्या है, धीरे धीरे ये प्लेट जो क्या थी कि उत्तर की तरफ से उत्तर की तरफ क्या ये गति करने लगी। अभी गति करते करते ही क्या की, अपने से भारी जो प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, उससे क्या ये टकराई। साथ ही साथ आपको जाना है कि जो सबसे प्राचीन जो महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया, और जो गोंडवाना था ये उसका क्या है, दक्षिण भाग था। आप देख रहे हैं कि ग्लोब में क्या है, ये जो था पहले क्या है, जो पूरा जो महाद्वीप था ये पूरा क्या है एक ही लैंड था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये सारे क्या है अलग अलग महाद्वीपों में क्या है ये परिवर्तित हो गए। अब अब आपको यहाँ पे ध्यान देने लिए ये बात है कि अब तक जो हमने 3-4 पेज पीछे पढ़ा था वो क्या लगभग कि 2018-19 की बुक का भी था। अब यहाँ से क्या है न्यू बुक का शुरू हो जाएगा आपका, और शुरू के एक पेज पेज भी थे आपके न्यू। तो यानी कि आप चाहे पूरा भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा सकता है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि हिमालय का जो भौतिक स्वरूप या भौतिक वितरण, यानी कि हिमालय जो है, सॉरी हिमालय नहीं, भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि कहीं आपको देखते हैं कि हिमालय पर्वत आपका है, कहीं उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थली है, तटीय मैदान, द्वीप समूह, यानी कि हम भारत के भौतिक वितरण को हम देखने वाले हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे, चित्र में आप देख रहे हैं कि कहीं पर क्या है, पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हिमालय पर्वत में हम क्या क्या पढ़ने और समझने वाले हैं। क्योंकि जो हिमालय जो पर्वत है ये क्या है, नवीन वलित पर्वत है। यानी कि ये अभी इसका जो निर्माण है ये भी नया नया है, और ये अभी बढ़ता ही जा रहा है। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है ये क्या है कि भारत के उत्तर में स्थित है। तो हिमालय हमारा जो है ये भारत के ये उत्तरी सीमा पर स्थित है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि हिमालय हमारे कहाँ है, उत्तर में पूरा स्थित है। और ये लगभग लगभग ये क्या है, एक अर्धवृत्त की तरह है। और यह एक क्या है, नया वलित पर्वत है, यानी कि बल पड़ने से इसका निर्माण हुआ है। और हिमालय क्या है, विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी कि विश्व की जो सभी ऊंची जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सभी क्या है, हिमालय पर्वत में स्थित है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। हिमालय जो पर्वत हमारा है इसकी जो लंबाई है ये 24 किलोमीटर में ये फैला है, और ये लगभग क्या अर्धचंद्र या अर्धवृत्त का निर्माण करता है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हिमालय है इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मैं फैले हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। यानी कि आप देख रहे हैं जो हिमालय जो ये फैला हुआ है, ये एक तरफ से क्या है, ये आधा वृत्त के समान है। और इसकी जो चौड़ाई है, और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में क्या है 400 किलोमीटर तक है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है 150 किलोमीटर। यानी कि जो ये इसकी जो चौड़ाई है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है 400 किलोमीटर तक, अरुणाचल प्रदेश में क्या है 150 किलोमीटर है। और पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है ये पूर्वी भाग की ऊंचाई कम है। यानी कि जो जो पश्चिम का ये भाग है इसकी जो है ऊंचाई ज़्यादा है, और पूरब की कम है।
अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हिमालय का जो विस्तार है ये दो प्रकार से है। एक देशांतरीय आधार पर और दूसरा अगर देखा जाए तो आपको क्या है वो भी अक्षांशीय आधार पर हो जाएगा। या तो उसको अक्षांशीय आधार कर सकते हैं या तो पश्चिम से पूर्व स्थित क्षेत्रों के आधार पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं हिमालय का जो विस्तार है देशांतरी आधार पर, यानी कि हिमालय का जो विस्तार आपको इस तरह से आपका देशांतरी आधार पर आपको देखा जाएगा कि ये सबसे उत्तर में जो है इसका नाम हिमाद्री है या महान है। बीच का जो आपका है निम्न हिमालय या हिमाचल है और सबसे जो दक्षिणी इसका भाग है ये क्या है शिवालिक है। तो एक एक करके हम सबको देखने वाले हैं और साथ ही आप समझते चलें। तो हिमालय का जो देशांतरी आधार पर जो इसका प्रकार है पहला है महान हिमालय, साथ ही इसको आंतरिक भी कहते हैं हिमाद्री भी कहते हैं। तो आपको तीनों नाम पता होना चाहिए। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आते हैं, यानी कि महान हिमालय या हिमाद्री में जो हिमालय के सबसे जो मुख्य मुख्य जो शिखर हैं वो सभी क्या है इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसमें क्या होता है कि 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले जो ऊंचे शिखर हैं वो सारे क्या है आपके इसी हिमालय के भाग में आते हैं। यह होता क्या है कि हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसका जो दूसरा पार्ट है निम्न हिमालय जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं। तो दोनों नाम भी आपको क्या पता होना चाहिए। और इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो ऊंचाई है लगभग क्या है 3700 से लेकर 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और जो पीर पंजाल है इस हिमालय का सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला। साथ ही साथ धौलाधार एवं महाभारत भी क्या है इसी में पाए जाते हैं। तो इसे भी आप याद करें, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि जो पीर पंजाल है ये हिमालय की किस भाग में पाया जाता है, या धौलाधार या महाभारत। तो आपको ये बस इतना पता होना चाहिए। इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देखें जिससे कि इसमें सभी आए हुए जो फैक्ट हैं आपको अच्छे प्रकार से तैयार हो सकें। तो अगला हमारा क्या है, इसमें जो कश्मीर की जो घाटी है तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी भी इसी में स्थित है। तीसरा हमारा है शिवालिक। शिवालिक क्या है कि ये आपके सबसे हिमालय का दक्षिणी भाग है। यह हिमालय की सबसे क्या बाहरी श्रृंखला है, यानी सबसे दक्षिण में। जैसे अब हिमालय का आपने देखा देशांतरी विस्तार जब देखा तो सबसे ये उत्तर का जो भाग था ये आपका हिमाद्री हो गया, और बीच का हो गया निम्न हिमालय हो गया, और सबसे जो बाहरी कह लें या इसे दक्षिण कह लें दक्षिणी भाग कह लें तो ये आपका क्या है शिवालिक हो जाता है। तो इसकी जो ऊंचाई होती है 900 से लेकर 1100 मीटर की औसत ऊंचाई है। और चौड़ाई देखा जाए 10 से क्या है 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी आपको जान लेना जरूरी है। तो जो निम्न हिमालय है तथा शिवालिक, यानी कि जो आपका ये आपका निम्न हिमालय हो गया ये आपका शिवालिक हुआ है। इन दोनों के जो बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या है दून पाया जाता है। इन दोनों के बीच में क्या है दून, मतलब कि इन दोनों की जो बीच की जो घाटियाँ होती हैं उन्हें क्या हम दून कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। तो इस सभी मतलब आपको ये जान लेना जरूरी है कि निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो घाटियाँ होती हैं इनको हम क्या कहते हैं दून कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पार्ट है हिमालय का विस्तार, यानी कि ये जो विस्तार आपका है पश्चिम से पूर्व स्थित क्षेत्रों के आधार पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे 1 या 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से बनते हैं अभी हम आपको बताएंगे इसमें, बस वीडियो को देखते रहिए। अभी हिमालय का जो विस्तार है पश्चिम से, यानी कि पश्चिम से आपको पूरब की तरह स्थित क्षेत्रों के आधार पर आपको हिमालय का विस्तार आपको देखना है। तो हम सबसे पहला क्या है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यानी कि जैसे हमारा हिमालय का हमारा जो भारत का हमारा भारत का जो ये पार्ट है, यानी हमारा जो है ये भारत का जो पार्ट हमारा इस तरह जो भारत का पार्ट होता है तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर आपके के लगभग उत्तराखंड तक जो ये पार्ट होता है ये आपका क्या होता है, ये पंजाब हिमालय आपका हो जाता है। फिर इधर आपका उत्तराखंड से लेकर नेपाल के तक जो क्षेत्र होता है लगभग ये कुमायूं पार्ट होता है। फिर सिक्किम तक आपका जो क्षेत्र होता है ये नेपाल हिमालय हो जाता है। बाकी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो भाग होता है ये क्या हमारा असम हिमालय हो जाता है। तो ये इसको आप ध्यान देंगे और समझेंगे। तो ये जो हमारा जो पश्चिम से पूर्व के आधार पर क्षेत्रों के आधार पर जो विस्तार है तो ये 4 भागों में है। जैसे पंजाब हिमालय हो गया,
कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आपको हम सुविधा के दृष्टिकोण से हमने डायग्राम बना दिया कि अगर इस डायग्राम को अगर केवल देख लेते हैं तो आपके क्या है क्वेश्चन बड़े अच्छे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं रहेगा तो आपको ये समझने में कन्फ्यूजन होगा कि पंजाब हिमालय के दोनों तरफ कौन सी नदी बहती है, या कुमायूं हिमालय के दोनों साइड कौन सी नदी है नेपाल हिमालय के। तो आप इसे बस केवल इस डायग्राम को देख के आप समझ लेंगे, बाकी क्या आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का जो ये पार्ट है मैंने आपको इसको ही क्या है डायग्राम से यहाँ ऊपर लिख दिया है। तो या तो आप डायग्राम को ही समझ लें या तो आप इसे रट लें, लेकिन डायग्राम समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन आपसे बनता कैसे है, क्योंकि ये जो पंजाब हिमालय है अब इसकी क्या है पश्चिमी आप देख रहे होंगे कि सिंधु नदी है, फिर क्या है सतलुज नदी। तो आपसे क्वेश्चन यही बनता है कि जो सिंधु नदी यानी कि जो पंजाब हिमालय है किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है। तो आपको ये जान लेना कि पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी और सतलुज नदियों के बीच में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार कुमायूं हिमालय जो है ये किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है, तो सतलुज और काली नदियों के बीच में। फिर नेपाल हिमालय आपसे पूछेगा तो किन दो नदियों के बीच में है, तो काली नदी और तीस्ता नदी। फिर पूछेगा आपसे कि असम हिमालय जो है ये किन दो नदियों के बीच में है, तो आपको बताना है तीस्ता नदी और दिहांग नदी। बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो ये दिहांग नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही दिहांग है। तो चाहे आपको इस तरह ही पढ़ लें कि पंजाब हिमालय क्या है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में है, कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है, असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। देखिए हमारी बात अगर मानेंगे तो आपको क्या ये डायग्राम जो है आप इस डायग्राम को ही क्या है समझ लें और अपने दिमाग में बैठा लें। अब हम बात करने वाले हैं उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान के बारे में जैसे अब जहाँ पर आप रह रहे हैं हम रह रहे हैं, यानी कि जो दिल्ली का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये सारे क्या है मैदानी क्षेत्र में आते हैं। यानी कि मैदानी क्षेत्र एक ऐसा भाग है जहाँ पर सारी सुविधाएं बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है। आप और हम सभी लोग क्या है मैदानी क्षेत्रों में ही रहना पर चाहते हैं। जैसे उत्तरी मैदान का जो निर्माण है ये कैसे हुआ है, सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो लाई गई गाद यानी कि जो मिट्टी होती है उससे हुआ है। और यह मैदान जो होता है जलोढ़ मिट्टी से बना है जो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। यानी कि जो उत्तरी मैदान है ये क्या गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है इससे इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो विस्तार है लगभग क्या 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यह मैदान जो है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। और ये जो मैदानी क्षेत्र होता है ये क्या सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। यानी कि यह क्षेत्र जो है यानी कि ये जो क्षेत्र होता है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि बहुत घना बसा रहता है, क्योंकि सारी सुविधाएं जो जब यहाँ पर मिलेगी तो लोग वहीं पर ही रहना पसंद करते हैं। नदी के निचले भागों में जो ढलान होती है, ढलान कम होने के कारण होता है क्या है कि जो नदी की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है, जिससे क्या होता है नदी द्वीपों का निर्माण होता है। यानी कि नदी द्वीप का मतलब होता है कि जो नदी के बीच में जो ज़मीन बन जाती है या हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं द्वीप कहते हैं। तो और फिर नदियों के जो निचले भागों में जो गादे एकत्रित होते हैं, यानी कि जो मिट्टी उट्टी जो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं, इनसे क्या होता है कि फिर नदी क्या कर होती है कि क्योंकि इससे नदी की जो गति है धीमी पड़ जाती है, जिससे होता क्या है कि जो नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे क्या करते हैं वितरिका कहते हैं। यानी कि नदी जैसे ये बह रही है फिर यहाँ पर मिट्टी उट्टी या गाद इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर नदी होती है इस तरह अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वितरिका। अब यहाँ पर क्या है जो उत्तरी मैदान है इसके भी क्या है 3 उपवर्ग हैं। उत्तरी मैदान के 3 उपवर्ग हैं। पंजाब का मैदान हो गया आपका, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यानी कि अब पंजाब का मैदान की क्या विशेषता है कि ये क्या उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग में है, यानी कि ये मैदानी क्षेत्र में क्या पर है उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है। और सिंधु एवं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनके द्वारा क्या है ये पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। और गंगा के मैदान क्यों हम देखते हैं कि गंगा का मैदान जो इसका जो विस्तार है ये आपके हरियाणा तक दिल्ली तक उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार झारखंड के कुछ क्षेत्र में भी ये क्या है इसका विस्तार है।
ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये लगभग क्या है, केवल असम में ही स्थित है, वहाँ तक ही उसका विस्तार है। अब आकृति में भिन्नता के आधार पर भी क्या है कि हम उत्तरी मैदानों को कुछ 4 भागों में बांट सकते हैं। और इससे जो क्वेश्चन है ये अक्सर आते हैं, तो ये जो पार्ट हमारा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 2 या 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि ये जो 4 प्रकार हमारे भाबर है, तराई है, भांगर है, खादर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाबर होता क्या है। नदियाँ क्या करती है कि पर्वतों से जो नीचे उतरते समय शिवालिक की डाल नहीं, यहाँ पर ढाल होगा, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका कर निक्षेपण करती है, इसे क्या कहते हैं? भाबर। जैसे होता क्या कि अब चित्र में आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ है, पर्वत है, मान लो यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो जब यहाँ पर ढलान ज़्यादा होगा तो जो नदियों के साथ जो भी मिट्टी या पत्थर जो भी होगा, तो यहाँ पे बीच में कहीं रुकेगा नहीं, तो सारी वो क्या है, बहकर या ढलकर सारा नीचे जाएगा। अब जहाँ पर ढलान कम होगी तो फिर वहाँ पर होगा क्या कि नदी अपना क्या निक्षेपण यानी कि जो साथ ला रही है वो इकट्ठा करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं जो छोटे छोटे पत्थर की जो गुटिका होती है, तो यहाँ पर ये इकट्ठा होने लगती है। अब जो इकट्ठा होती है तो इसको ही हम कहते हैं भाबर। लगभग ये 8 से 16 किलोमीटर तक ये क्या है, चौड़ी पट्टी के रूप में ये यहाँ पर स्थापित होते हैं। फिर जैसे इससे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पत्थर तो इकट्ठा हो गया, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, पानी को ये पत्थर रोक नहीं पाएगा, लेकिन पानी फिर क्या करता है, धीरे धीरे इसके पत्थरों के नीचे से नीचे निकलते निकलते आगे बढ़ता है। तो आगे का जो फिर भाग होता है ये क्या होता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है, यानी कि तराई क्षेत्र, जिसको हम तराई कहते हैं। फिर तराई मतलब वही भाबर की जो दक्षिण में दलदली क्षेत्र होता है, यानी कि जो नम क्षेत्र होता है, हम कहते हैं तराई भाग। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और कंकरीली होती है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि जो ये मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है ये जलोढ़ मिट्टी से होता है, तो इसमें क्या जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे हम भांगर बोलते हैं। तो साथ ही साथ इसको भी आप जानते नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी के जो प्रकार हैं आपको बताना है। तो जलोढ़ मिट्टी के जो 2 प्रकार है, बांगर और खादर, ये आपको पता होना चाहिए। खादर क्या होती है? नई जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि नए नए निक्षेप होते हैं, क्योंकि इसका निर्माण क्या होता है कि प्रत्येक साल होता रहता है, और ये क्या है, अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, जो खेती के लिए क्या है, सर्वोत्तम होती है। अब हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। पठार का मतलब होता है, लगभग आप देखेंगे कि पठार और पर्वत लगभग एक ही तरह होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। पर्वत में क्या होता है कि पर्वत का जो नीचे का पार्ट, यानी कि जिस पर्वत का जो आधार होता है, पर्वत का जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, और उसकी जो शिखा होती है वो क्या होता है, शिखर जो होता है वो पतली होती है। पठार क्या होता है, पठार की जो शिखा होती है, शिखर होता है, ये क्या है, मेज की तरह समतल होता है। जो आप इस तरह देखते हैं ये, तो इसका जो आधार चौड़ा होता है, शिखा पतली होती है, ये हमें पर्वत होता है, लेकिन जो पठार होता है उसके ऊपर जो शिखा होता है ये समतल होता है, मेज की तरह। तो हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार होता है, एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है, और जो क्या है, पुरानी चट्टानों से बना होता है। और देखा जाए तो पठार के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। चित्र में आप देख रहे हैं कि भारत के मध्य में क्या जो पार्ट होता है ये मध्य उच्च भूमि है पठार का, और फिर इसके नीचे जैसे आप आएंगे यहाँ पर दक्कन का पठार, यानी कि जो त्रिभुजाकार है। तो पहले पार्ट में देखते हैं कि मध्य उच्च भूमि, तो यही क्या होता है कि जो मध्य उच्च भूमि है ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, यानी कि चित्र में आप देख रहे हैं कि जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर नर्मदा नदी है, इसके क्या उत्तर में स्थित है मध्य उच्च भूमि। और पश्चिम में यह धीरे धीरे क्या राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि पश्चिम की साइड में ये धीरे धीरे क्या है, राजस्थान की जो बलुआ क्षेत्र होता है, रेत होता है, ये धीरे धीरे क्या उसमें वहाँ से मिल जाता है। इस क्षेत्र में जो बहने वाली जो नदी होती है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, यानी कि इस क्षेत्र में जो बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है चंबल, सिंध और बेतवा। इस पठार के जो पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं, बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इसका जो पूर्वी विस्तार है, इस क्षेत्र का जो पूर्व में विस्तार है, इसमें क्या है कि बुंदेलखंड और तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर भी क्या है, इसके पूर्व में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, मध्य उच्च भूमि के पूर्व में ही स्थित है।
अब दक्कन का पठार जो दूसरा भाग हमारा है, दक्कन का पठार होता क्या है, यानी कि भारत की जो दक्षिण का पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसे दक्षिण भारत, दक्षिण का पठार कर लें या तो दक्कन का पठार कर लें। इसकी आकृति क्या होती है, त्रिभुजाकार होता है, जो नर्मदा नदी के ये दक्षिण में स्थित होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और मध्य उच्च भूमि क्या है, ये उत्तर में स्थित है। यह पश्चिम में ऊंचा है एवं पूर्व में क्या है, कम ढाल वाला है। यानी कि ये जो पश्चिम में क्या होता है, पश्चिमी साइड में क्या होता है, ये ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल वाला है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जिसके क्या है, दक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर नोट कर ले पॉइंट है कि जो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। अब पठार के पूर्वी सिरे पर क्या, पूर्वी घाट, और पश्चिमी सिरे पर क्या, पश्चिमी घाट है। अब पूर्वी घाट क्या सतत नहीं है, जो हमारा ये पूर्वी घाट है ये लगातार नहीं है, क्योंकि इधर ढलान होने के कारण जो यहाँ से नदियाँ जाती हैं तो इसको क्या है, ये पूर्वी घाट को ये काट देती हैं। फिर पश्चिमी घाट में क्या है, पर्वतीय वर्षा अक्सर होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यानी कि इस वाले पार्ट में वर्षा अक्सर होती है। और जो वर्षा होती है वो क्या है, पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का जो ऊंचा शिखर है ये अनाईमुड़ी है, यानी कि जो ये आपका पश्चिमी पश्चिमी घाट आपका ये है कि जो सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुड़ी है। और जो अनाईमुड़ी ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, इसको भी आप याद करें। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी है, जिसकी जो ऊंचाई है ये 2695 मीटर है। और पूर्वी घाट का जो सबसे ऊँचा शिखर है, यानी कि जो ये पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊँची चोटी का नाम है क्या है, महेंद्रगिरी है, जो जो 1500 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है अनाईमुड़ी। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में, यानी कि हम राजस्थान के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान हमारा क्या है, राजस्थान में थार मरुस्थल है। तो ये जो मरुस्थल है ये अब हम भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करने वाले हैं और पढ़ने समझने वाले हैं। जो अरावली पहाड़ी है कि ये पश्चिमी किनारे पर क्या है, थार मरुस्थल स्थित है। यानी कि जो अरावली पहाड़ियाँ हैं सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं विश्व की। तो इसके किनारे पर जो है थार मरुस्थल स्थित है और यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। यानी कि अब रेगिस्तानी क्षेत्र में हम देखते हैं कि जब हवाएं चलती हैं तेज़ तो बालू और यानी कि रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, फिर इकट्ठा होता है, फिर भी क्या है ये बालू टिब्बू का ये एक रूप ले लेता है। यहाँ पर क्या पेड़ पौधे बहुत कम ही देखने को मिलता है और इस क्षेत्र में जो प्रतिवर्ष वर्षा जो होती है 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यह इस क्षेत्र की सबसे जो बड़ी नदी है लूनी नदी है एकमात्र। और जैसलमेर में बहुत से क्या है बालू के टीले पाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारत के तटीय मैदानों के बारे में, यानी कि जो भारत के तटीय जो मैदान हैं, पूर्वी तट पश्चिमी तट, इनके बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं तटीय मैदानों के बारे में, यानी कि जो हमारे तट है, तट पे जो पाए जाने वाले मैदान हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के जो किनारों पर क्या है, पश्चिम एवं पूर्वी दोनों तरफ क्या है, किनारों का जो इस पे तटीय मैदानों का जो विस्तार हुआ है ये पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ है। पश्चिम में ये क्या है, अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल खाड़ी तक इसका विस्तार है। यानी कि पश्चिम में आप देख रहे हैं कि अरब सागर से लेकर लगभग क्या बंगाल की खाड़ी तक इसका क्या है, विस्तार है। पश्चिमी तट, जो पश्चिमी हमारा तट है ये पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है। यानी कि जो ये हमारा पश्चिमी तट है ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के क्या है बीच में स्थित है। इस मैदान के 3 भाग है, यानी कि जो पश्चिमी हमारा जो तट है इसके 3 भाग है। यानी कि अगर देखा जाए गुजरात या महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, गुजरात या महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के भाग को हम कहते हैं कोंकण तट।
यानी कि गुजरात या महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के जो पार्ट को हम कहते हैं कोंकण तट। और फिर गोवा से लेके आपके केरल तक के जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट। और फिर यहाँ से लेकर के है आपके केरल तक हम देखते हैं, केरल तक देखते हैं बोलते हैं मालाबार तट। यानी कि गोवा से लेके लगभग कर्नाटक तक आपका जो ये पार्ट हो जाता है आपका ये कर्नाटक या लगभग या इसको पार्ट को बोलते हैं आपको कन्नड़ तट। और फिर यहाँ तक आपके केरल तक नीचे जो तट है केरल, इसको बोलते हैं मालाबार तट। तो इस मैदान के क्या लगभग 3 भाग हैं। तट के जो उत्तरी भाग है, जैसे ये तट का जो उत्तरी भाग है इसको हम कोंकण तट बोलते हैं, लगभग क्या है मुंबई तथा गोवा तक ये फैला हुआ है। और मध्य भाग जो इसका बीच का जो भाग है इसे हम कन्नड़ तट बोलते हैं या मैदान बोलते हैं। फिर इसके जो दक्षिण में आपका लगभग देख रहे हैं तो इसे बोलते हैं मालाबार तट। अब बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है, चौड़ा समतल भी है। इधर पूर्वी तट में आप देख रहे हैं कि इसके उत्तरी भाग को, इसके उत्तरी जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार बोलते हैं। और जबकि इसके दक्षिणी भाग को बोलते हैं क्या है, कोरोमंडल तट। यानी कि उत्तरी भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को बोलते हैं कोरोमंडल तट। अब बात करने वाले हम द्वीप समूह के बारे में। यानी कि भारत में स्थित जो द्वीप समूह हैं 2 हैं। एक हमारा क्या है लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता क्या है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें क्या है कि जो आपका सबसे जो उत्तर का में क्या है अंडमान है और दक्षिण में क्या है निकोबार, तो इसे भी आप समझें। और लक्षद्वीप क्या है, यह समूह क्या है छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यानी जो भारत का ये पार्ट है आपके क्या है पश्चिम की तरफ लक्षद्वीप है, अरब सागर की तरफ, और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप का जो पहले नाम था इसका लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी कि लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जानते थे। और फिर इसका नाम चेंज कब हुआ, 1773 में इसका नाम क्या है लक्षद्वीप कर दिया गया। और यह क्या है 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसी में क्या है पिटली द्वीप है जहाँ पर मनुष्य का निवास स्थान नहीं है, वहाँ पर क्या है एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का भौतिक स्वरूप, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। हालांकि सबके अंदर कमियां होती है, हमसे भी कुछ बहुत सारी कमी रह गई होगी, तो ज़रूर बताएं।